हम सबने अपनी लाइफ में कभी न कभी ब्लैक होल्स के बारे में सुना है। हॉलीवुड में ब्लैक होल्स पे इंटरस्टेलर, स्टार ट्रेक, इवेंट होराइजन जैसी कई इंट्रीगिंग मूवीज़ बनी हैं। वैसे तो हम कई बड़े साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो ब्लैक होल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, रॉजर पेनरोज या किप थॉर्न। किप थॉर्न वही हैं जिनके ब्लैक होल के मॉडल को क्रिस्टोफर नोलन ने इंटरस्टेलर मूवी में यूज़ किया। बट आज हम बात करेंगे ऐसे नाम के बारे में जिन्हें ब्लैक होल्स के बारे में बात करते हुए इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। इनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। वैसे तो ब्लैक होल्स बहुत मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके ओरिजिन्स के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स या फिर कोलैप्स ऑफ अ मैसिव गैस क्लाउड। बट आज हम जिस प्रोसेस की बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा कॉमन है और उसे कहते हैं कोलैप्स ऑफ अ लार्ज स्टार। जब एक स्टार अपनी लाइफ के एंड के नज़दीक होता है तो उसे ब्लैक होल बनता है। और क्या हर स्टार अपनी डेथ के बाद ब्लैक होल बनता है या नहीं, ये डिसाइड होता है एक ऐसे नंबर से जिसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। शुरुआत करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में थोड़ा सा जानने से। अक्टूबर 1910 को जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइडेड नहीं थे, लाहौर में एक तमिल फैमिली में पैदा होते हैं चंद्रशेखर। और ये कोई नॉर्मल घराना नहीं था। इनके पैटर्नल अंकल थे सर सीवी रमन। ये सीवी रमन वही हैं जिन्हें 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था और वो पहले एशियन और पहले नॉन वाइट इंसान बने जिन्हें कभी नोबेल प्राइज़ मिला हो। चंद्रशेखर के फादर चंद्रशेखर सुब्रमण्य अय्यर उस टाइम लाहौर में स्टेशन थे एज डेप्यूटी ऑडिटर जनरल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। 1960 में जब चंद्रशेखर 6 साल के थे तो पूरी फैमिली इलाहाबाद आ गई और उसके 2 साल बाद यानी 1918 में वो मद्रास सेटल हो गए। चंद्रशेखर ने पहले पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में, जहां उन्होंने फिजिक्स में बीएससी की। इसी टाइम उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था द कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड द न्यू स्टैटिस्टिक्स। जब आर.एच. फाउलर ने, जो उस टाइम के बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, ये पेपर पढ़ा तो उन्हें चंद्रशेखर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज बुला लिया, जहाँ उन्होंने 1933 से 1936 तक काम किया। इसके बाद चंद्रशेखर 1938 में शिकागो यूनिवर्सिटी चले गए। चंद्रशेखर won the Nobel Prize in Physics in year 1983 for key discoveries that led to the current accepted theory on the later evolutionary stages of massive star। वापस आते हैं चंद्रशेखर लिमिट पे और जानते हैं क्या है ये नंबर जो डिफाइन करता है कि एक स्टार नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ब्लैक होल बनेगा या नहीं, और अगर नहीं बनेगा तो उसका एक्चुअली होगा क्या। पहले समझते हैं कि एक स्टार की लाइफ आखिर होती क्या है। इट स्टार्ट्स विद समथिंग कॉल्ड अ नेबुला। स्पेस में गैस और डस्ट के कई क्लाउड्स होते हैं। यही गैस और डस्ट स्टार्स की फॉर्मेशन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स पर ग्रेविटी अपना काम करती है और धीरे धीरे इन्हें अंदर की तरफ खींचती है। ये जनरली तब होता है जब ये नेबुला किसी तरह के डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में आते हैं। जनरली ये डिस्टर्बेंसेस किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन या गैस क्लाउड कोलिजन की वजह से होता है। ये सुपरनोवा क्या होता है इस पे भी आएंगे आगे। अब जब ये क्लाउड्स कोलैप्स करता है तो इसके अंदर हीट जनरेट होती है। इस हीट के जनरेट होने के मैकेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो होता क्या है कि जब ये गैस क्लाउड्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोलैप्स होने लगता है तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। ये फ्रैगमेंट्स और गैस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे जैसे मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, हीट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस हीट जनरेशन के मेथड को कहते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है गैस हीट अप व्हेन इट्स कंप्रेस्ड इन अ पिस्टन। अब जैसे जैसे और मटेरियल सेंटर की तरफ ऐड होता जाता है, डेंसिटी और हीट दोनों ही बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे ये क्लम्प एक राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ प्रोटोस्टार। ये प्रोटोस्टार को अभी भी एक फुली फॉर्म्ड स्टार नहीं कह सकते। फिलहाल ये प्रोटोस्टार सिर्फ एक हॉट डेंस स्ट्रक्चर है जिसमें फिलहाल कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा। धीरे धीरे जैसे ही प्रोटोस्टार अपनी सराउंडिंग्स में से और मटेरियल को एक्यूमुलेट करने लगता है, इसका मास और ग्रेविटी दोनों बढ़ती जाती है। धीरे धीरे इस प्रोटोस्टार के कोर में इतनी ज़्यादा हीट और डेंसिटी बढ़ जाती है कि हाइड्रोजन के 2 एटम फ्यूज होकर हीलियम बनने लगते हैं। यहीं से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक फुल फ्लैज स्टार क्रिएट हो जाता है। यही हीट है जो स्टार्स का टेम्परेचर मेंटेन करती है। जब एक बार स्टार बन जाता है तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ये बैलेंस होता है स्टार्स के कोर की ग्रेविटी की, जो उसे अंदर की तरफ खींचता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन से क्रिएट हुए हीट की, जो एक आउटवर्ड प्रेशर जनरेट करता है।
1930s तक ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात पर कंसेंसस बन गया था कि जैसे जैसे सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, स्टार धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोने लगता है और अपने कोर की ग्रेविटी की तरफ खींचने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ये कॉन्ट्रैक्शन भी एक डायरेक्ट सीक्वेंस है स्टार के कोलैप्स का। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता जाता है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती जाएगी और हीलियम की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि हीलियम को फ्यूज करने के लिए कोर में ज़्यादा एनर्जी लगती है, फ्यूजन करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब जैसे ही ये हीट जनरेशन और ग्रेविटी पुल का बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है, कोर कंट्रैक्ट करने लगती है। इस कंट्रैक्शन की वजह से कोर का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे कोर कंट्रैक्ट करती है ज़्यादा मैटर छोटे वॉल्यूम में कंप्रेस होने लगता है। अब कोर में तो फ्यूजन कम हो जाती है, पर स्टार के आउटर शेल में अभी भी फ्यूजन हो रही है। इस शेल में कोर से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो ज़्यादा एक्सपैंड करने लगता है। ये एक बहुत अनस्टेबल फेज है स्टार की, जहाँ स्टार फूलता चला जाता है और एक्सपैंड करते करते ज़्यादा लुमिनस हो जाता है। दिस फेज इज कॉल्ड रेड जायंट फेज ऑफ अ स्टार। अब क्योंकि कोर का टेम्परेचर फिर से रेज होने लगता है, इसमें हाइड्रोजन की तरह अब हीलियम भी फ्यूज होने लगता है और टाइम के साथ साथ जो शेल की आउटर लेयर है वो धीरे धीरे स्टार की विसिनिटी के एनवायरनमेंट में डिफ्यूज होने लग जाती है, यानी कि इवेपोरेट होने लग जाती है और एक प्लैनेटरी नेब्यूला जनरेट कर देती है। बाकी जो बची हुई कोर है उसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। इस व्हाइट ड्वार्फ की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इतनी हाई डेंसिटी की वजह से हीलियम फ्यूज होकर कार्बन में कन्वर्ट होने लगता है। ये कोर का कोलैप्स होना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना, फिर कोर का एक्सपैंड होना, इवेंचुअली फिर डिक्रीज होना, ये प्रोसेस धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाता है। इन व्हाइट ड्वार्फ्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है और ये धीरे धीरे करोड़ों सालों में कूल डाउन होती है। यहाँ आती है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट ये बताती है कि एक स्टार का मैक्सिमम कितना मास होना चाहिए कि वो एक स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ बन पाए। और ये लिमिट आखिर है क्या? ये लिमिट है 1.4 टाइम्स द सोलर मास। हमारे सूरज के मास को एक सोलर मास कहते हैं और स्टार के मास को मेजर करने के लिए इस यूनिट को यूज़ करते हैं। तो यानी कि चंद्रशेखर लिमिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सूरज का मास के करीब 1.4 टाइम्स रफली। अगर आउटर शेल लूज करने के बाद व्हाइट ड्वार्फ का मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो वो एक स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ फॉर्म कर सकता है। ये इतने ब्राइट इसलिए दिखते हैं क्योंकि जब कार्बन कोर धीरे धीरे कूल होती है तो यूवी लाइट एमिट करती है और ये यूवी लाइट जो व्हाइट ड्वार्फ के सराउंडिंग्स में नेबुला है उसकी गैस को आयनाइज कर देती है और इस वजह से एक ब्राइट वाइट ग्लो प्रोड्यूस होता है। जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट फॉर इट्स डेंसिटी, व्हाइट ड्वार्फ का 1 टीस्पून का मैटर का वेट अर्थ के 5 टन होता है। ये तो थी बात जब किसी स्टेलर कोर का वेट चंद्रशेखर लिमिट से कम होता है। पर तब क्या होता है जब स्टेलर कोर का मास चंद्रशेखर लिमिट क्रॉस कर जाए? जब किसी स्टेलर कोर का मास चंद्रशेखर लिमिट जो कि 1.4 सोलर मास है से ज़्यादा होता है तो डिपेंडिंग ऑन उसका मास कितना है, स्टार की कोर में कार्बन भी फ्यूज होकर नियॉन प्रोड्यूस करने लगता है। फिर नियॉन ऑक्सीजन में, इसके बाद ऑक्सीजन सिलिकॉन में, और अगर मास बहुत ही ज़्यादा था तो सिलिकॉन भी आयरन में कन्वर्ट होने लगता है। एक बार जब सिलिकॉन फ्यूज होकर आयरन प्रोड्यूस कर देता है तो इसके बाद और कोई तरह का फ्यूजन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन के फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी लगती है कंपैरेटिवली टू द एनर्जी रिलीज्ड बाय दिस प्रोसेस। ऐसा होने पर कोर कोलैप्स कर जाती है और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। इस स्टेलर एक्सप्लोजन को कहते हैं सुपरनोवा। इस सुपरनोवा के सेंटर में जो डिब्री है उसमें एक हाई डेंसिटी न्यूट्रॉन स्टार होता है। अगर इनिशियल स्टार का मास और भी ज़्यादा मैसिव था तो ये न्यूट्रॉन स्टार भी कोलैप्स कर जाता है और उससे बनता है ब्लैक होल। चंद्रशेखर के इसी कैलकुलेशन ने ब्लैक होल्स, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह को समझने में बहुत हेल्प की। जब चंद्रशेखर ने ये कैलकुलेशंस प्रेजेंट की तो एकदम से एक्सेप्ट नहीं हो गई थी। कई साल लगे साइंटिफिक कम्युनिटी को चंद्रशेखर के रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी चंद्रशेखर और चंद्रशेखर लिमिट की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे क्यूरियस,